औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायस पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नगर परिषद के उम्मीदवार, नगर परिषद के अध्यक्ष, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप तमाम का तहे दिल से अदबन शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप तमाम इतनी बड़ी तादाद में एक वर्किंग डे के दिन, इतनी गर्मी, इतनी धूप में एक आवाज़ पर सब यहाँ पर जमा हुए आकोट में हमको सुनने के लिए, जमात का पैगाम सुनने के लिए, इसका मैं आप तमाम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये जलसा एक चुनावी जलसा है। जैसा कि आपको तमाम को पता है कि आकोट में पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। 2 दिसंबर के दिन पोलिंग होनी है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने शहर आकोट से 16 उम्मीदवारों को नगर सेवक के लिए टिकट दिया है और एक नगर अध्यक्ष के लिए टिकट दिया है। मुझे यकीन है कि आकोट की आवाम इंशाअल्लाह पूरी तरह से इन तमाम उम्मीदवारों को मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आकोट शहर से कामयाब करेंगे। आप जो इतनी बड़ी तादाद में इतनी धूप में दिन के वक्त यहाँ जमा हुए, इसका एक सबूत ये भी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान चुके हैं और मजलिस के लिए आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। ये मोहब्बत, नारे बहुत लगाने वालों आगे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, थोड़ी देर में मौसम बिगड़ जाएगा। झटका स्लो देना चाहिए। एक साथ देंगे तो ऐसे ही बेचारे सो गए बिहार में, या तो नाम लेट होकर निकल गए। बिहार तो सिर्फ एक झांकी है, पूरा ये महाराष्ट्र का नगर परिषद इलेक्शन बाकी है और ये दिखाएंगे हम इनको बड़ा। आज आप तमाम ने देखा किस तरह से मजलिस के ऊपर इतना इल्जामात लगे, लेकिन आज की ताज़ा खबर आपको बताना चाहूँगा। एक बैनर अभी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप बैनर के ऊपर देखेंगे तो महाराष्ट्र के नगर परिषद का चुनाव दिखाया जा रहा है। उस बैनर पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहब, उनके लोगों के फोटो है जो बीजेपी के साथ अलायंस के अंदर है, जो अजीत दादा के साथ अलायंस में है, जो महायुति का एक हिस्सा है। उसी बैनर साथ में हमारी सोनिया मैडम जी का फोटो है, सन्माननीय खड़गे जी का फोटो है, सन्माननीय कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी उनका फोटो, यानी कांग्रेस शिवसेना शिंदे साहब की एक साथ मिलकर किन जगहों के ऊपर नगर परिषद का चुनाव लड़ते हैं। आप फोटो देख लीजिए, लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी डाला हुआ है। मतलब चुनाव के वक्त साथ में आप लोग चुनाव में वोट मजलिस के आप काटे और फिर भी बी टीम का इल्जाम आप किस पे लगाएंगे? MIM के ऊपर लगाएंगे। ये पूरा इनका भांडा फूट रहा है। देखो, साथ में चुनाव आप लड़ रहे हैं, एक साथ बैनर पे कांधे से कांधा मिलाकर आपके फोटो चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, मगर फिर भी इल्जाम हम पर लगाएंगे। अरे भाई साहब, आकोट की जनता समझदार है, समझ चुकी है कौन असली बीजेपी की बी टीम है, कौन असल मुसलमानों का सेक्युलरिज्म का वोट कटवा है। वो ये कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल के साथ बताऊंगा। हाल ही में बिहार का चुनाव गया, हमने यही जो सेक्युलर पार्टियां थी ना, वहां पर RJD, कांग्रेस, समाजवादी, इनको बोला कि आइए साथ में चुनाव मिलकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मुसलमान वोटों का डिवीजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। हमारा मकसद, हमारा मुद्दा तो एक ही था, हमको बीजेपी को हराना। हमने लेटर लिखा
तेजस्वी को लेटर पे नहीं माने तो हमारे जो बिहार के अध्यक्ष थे अख्तर ईमान साहब पूरी टीम को लेकर पटना में लालू और तेजस्वी के घर पे पहुंचे। ढोल बाजा ताशे के साथ गए, बोले तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का पूरा पोल। सब कुछ किया, सब कुछ किया, वाकई में बहुत हंसने की बात है, सब कुछ किया। मगर फिर भी हमने बोला हमको 6 सीट पे अलायंस है। 6 क्यों? 5 हमारे एमएलए थे, एक बाई इलेक्शन में हमारा एमएलए जीता हुआ था, 6 सीट हमने मांगी। मगर घमंड गुरूर अहंकार में थे, नहीं आना है साथ में। मंशा नहीं थी ना बीजेपी को हराने की, मंशा ही नहीं थी, वरना हमको साथ में लेते, असद साहब को साथ में लेते, चुनाव लड़ते। 12 से 13 सीट पर यही कांग्रेस और बीजेपी फ्रेंडली फाइट के, दोस्ताना फाइट। मतलब एक वार्ड के अंदर राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं बोलेंगे, आवाज दे, अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं। इधर अब्बा खड़ा है, पहले जरा इन लोग को खोलेंगे, सुनो सुनो, सबको पता होना चाहिए ना यहाँ के वारिस पठान आया बराबर समझा के, भड़का के नहीं गया, समझा के, नहीं तो कल बोलेंगे वारिस पठान भड़काऊ भाषण देके। फ्रेंडली फाइट किए कांग्रेस आरजेडी। एक वार्ड के अंदर राहुल गांधी को गाली, दूसरे वार्ड में तारीफ, इधर गाली उधर तारीफ करने में क्या हुआ, 12 वार्ड के ऊपर हार गए, पूरा के पूरा जीत गया बीजेपी। अब आपके सामने आपको फैसला करना, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि असली बीजेपी की अगर कोई पार्टी टीम है तो वो कोई और नहीं, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट के सामने दानिस्ता अपने कैंडिडेटों को उतारते हैं और मुसलमानों का वोट का विभाजन करते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये असल बीजेपी। अब आपने बात की ये महायुति के अलायंस वालों की, अजीत दादा, दादा आप क्या बोले, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है। दादा ये फंड किसका है? ये फंड पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आपका अपना पैसा नहीं है। अगर आपको वोट नहीं दिए तो क्या फंड नहीं देंगे? अरे भाई हमारे पास तो वोट भी है, हिम्मत है, जज्बा है, ईमानदारी है, ताकत है, सब कुछ है। तुम्हारे पास जो फंड है ना दादा, इतनी ताकत रखते हैं, अगर जीत के गए ना पार्षद, तुम्हारे हलक में से वो फंड निकाल के लेके आएंगे और काम, इतनी ताकत है दादा। और आपके पास पैसा बहुत है, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से खड़े रह के बोले अजीत पवार करोड़ रुपए का घपला कर दिया। उसके बाद जब दादा चले गए बीजेपी में, 3-4 महीने में चले गए, दादा क्या हो गए, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध की सफेद, पूरे वॉशिंग मशीन में धुल गए, सीधे जाके बीजेपी पे आके बस बैठ गए, मलाई वलाई खा लिया, आराम से दूध भी पी लिया, टकार खा के बेटे पे आया, बेटा भी क्लीन चिट। ऐसा कोई अपन लोग कर ले तो अब तक तो अपन जेल के अंदर होते भाई, मगर यहाँ सब माफ। और अब नया चाल चल रहा है बीजेपी और ये महायुति जो है ना, इसकी चाल समझो, चाल समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए।
बीजेपी तो एक चीज है, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। वो तो ना कभी किसी को टिकट देगी इलेक्शन में मुसलमानों को, और आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने देखा कि कोई भी कैबिनेट मुसलमान मंत्री नहीं है। आज डेमोक्रेसी में रहते, सेकुलरिज्म में रहते, सबका साथ सबका विकास की बात करते, लेकिन अफसोस की बात है कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं। बीजेपी तो पक्की सच्ची दुश्मन है। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के वोटों का विभाजन कैसा किया जाए, उन्होंने हथियार के इस तरह इस्तेमाल किया, दादा को एनसीपी को आगे किया। सारे अपने मुसलमान लालच में कुर्सी की, पैसे की, नोट की खपाखप दादा की पार्टी में जा रहे, लाइन लगा लगा के चले गए। दादा ने बोला मैं तो मेरे मकसद में कामयाब हो रहा हूं, अब देखो चुनाव में क्या करता हूं। चुनाव में जहां जहां एमआईएम का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, जहां जहां मजलिस के मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वहां यूपी वाले अजीत दादा के कैंडिडेटों को खड़ा कर रहे मुसलमानों। मतलब साफ नियत है कि मुसलमानों के वोटों का विभाजन करो या वोट बटेगा, वहां पर बीजेपी को फायदा है। यही मंशा लेकर पूरे महाराष्ट्र में आप देखो विभिन्न जगहों के ऊपर जहां मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, मैक्सिमम जगहों के ऊपर वहां पर अजीत दादा की एनसीपी ने अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया। आपके यहाँ भी यही है, आपके यहाँ आकोट में भी यही है। याद रखना, ये वो महायुति का अलायंस है जिसका और एक पार्टनर है शिंदे साहब। वो शिंदे साहब जिसने गुस्ताख रसूल का समर्थन किया था। जब उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हम तो रैली निकाल के आ गए औरंगाबाद से मुंबई तक। हमने एफआईआर की मांग की, हमने कहा गुस्ताख रसूल है वो, उसको सजा दी जाए। टकले की बात कर रहा हूं, जिसका अपन का नाम भी नहीं लेते, अपनी जुबान गंदी होती है भाई लोग। यही शिंदे साहब ने क्या किया, उसको ऐसा मंच पे बिठाया अपने बाजू में और क्या बोला, मैं देखता हूं कौन इसके बाल को भी बांका कर सकता है, कौन बाल पे हाथ लगा सकता है, कौन केस कर सकता है, कौन उसको जेल में डाल सकता है। पूरा सपोर्ट किया इन्होंने गुस्ताख रसूल का, पूरी तरह से सपोर्ट किया। और आज ये एक साथ में तीनों मंडली बनी हुई है। अब तो कांग्रेस भी आ गई ना शिंदे साहब के साथ। अब तो कांग्रेस भी गुस्ताख रसूल का जिसने समर्थन किया उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक ही बैनर पे, एक ही पोस्टर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है काफी जगहों। मुझे एक चीज तो पूरा यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हुजूर जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया को बनाया, जिसको रहमतुल आलमीन बना के भेजा दुनिया के अंदर, हमारे लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और उनकी शान में गुस्ताखी जिसने की, उसको जो समर्थन कर रहे हैं, आज ये एनसीपी वाले उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए। अगर आपका एक भी वोट अगर यहां गया, चाहे एनसीपी को, चाहे शिंदे को, चाहे कांग्रेस को, तो यकीन मान लेना आपका वोट चला गया है गुस्ताख रसूल का जिसने समर्थन किया उसके खाते में। क्या आप उसके साथ जाएंगे या आशिक रसूल के साथ आएंगे? फैसला आपको करना है। आपके सामने आशिक रसूल खड़ा है, आपके सामने वो पार्टी खड़ी है जिसने हर वक्त हर कदम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपका साथ दिया है। आज आप देखो देश की हालत क्या है। डरने घबराने की बात नहीं है। आपके पास आके बोलेंगे अगर एमआईएम को वोट दिया तो बीजेपी के खाते में चले जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, बोलना बहुत जूना हो गया ये बोल बचाए। ये डायलॉग बहुत पुराने हो गए, अपने जेब में रखो और घर को निकल जाओ बाबा, ये डायलॉग नहीं चलने वाला। जहां जहां मजलिस खड़ी नहीं हुई वहां भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। 61 सीट पे कांग्रेस खड़ी, 6 पे जीती बिहार में, हम 25 पे लड़े, 5 पे जीत गए। भाई ये रिकॉर्ड है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड। एक जगह 80,000 वोट लिया हमारा उम्मीदवार आदिल हसन, 380 वोट से हार गया। उसका भी वोट कौन काटा? असल वोट कटवा ये सीपीआई कांग्रेस के जो समर्थन के अंदर था उसने हमारा वोट काट के। ये जो आया था आने वाला है ना कल परसों, शायर जिसका पंक्चर हो चुका है टायर,
बिहार में भी आया था, बहुत बोला हमारे बारे में, जहाँ जहाँ के बोला पब्लिक ने जवाब दे दिया वोटों के जरिए, वहां वहां मजलिस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होकर पटना असेंबली में चले गए। अब आजकल गायब है, सो गए। जागो मेरे प्यारे जागो, तुम ही आओगे भाषण दोगे तो ही तो हम जीतेंगे। तुम ही तो इन लोगों को जिता रहे हो। ए बेटी, आकोट की जनता जानती है तुम्हारी चालबाजी पेतरेबाजी। आओ बोलो, कितना बोलोगे, लेकिन बोलने में हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। मजलिस के सिपाही है, हमारे कायद ने सिखाया हमको हक इंसाफ के लिए लड़ना। आज आपने देखा है देश के अंदर क्या हुआ जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। एक ही काम करना है, डेवलपमेंट, विकास। गया खड्डे में एक ही चीज कर रहे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, अनाप शनाप बकवास। एक होड़ लगी है रेस के अंदर, कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन। तो एक हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो दूसरा बीजेपी का नफरती चिंटू, वो छोटा वाला, समझ गए ना। ये इतना घूम रहा है हर जगह, अब ये करूं टक न टक करूं टक। ऐसा आवाज ला वारिस पठान की तरह, कम मालूम पठानी आवाज लेके आप मानेंगे। और क्या बोल के गया, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे भाई भाई, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए नहीं बोलते। प्यारे, जब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, है हिम्मत आ जा। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, मस्जिद में बैठूंगा जाके, बेटा तू आएगा मेरे को मारने के लिए दो टांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा स्ट्रक्चर। क्या हलवा है क्या, बकरी का बच्चा है, घुस के मार दे। बहुत आए, बहुत गए, बहुत गए। हिम्मत है हमारी। ये इनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा इस माध्यम से बोलना कि देवेंद्र फडणवीस जी, रोकिए अपने नफरती चिंटुओं को। ये महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकिए इनको। वरना हमको भी पता है कि आपके पास डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे कोई भी जवाब नहीं है। तो आप ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नफरती चिंटुओं को आपने छोड़ रखा है, आप इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने रिवॉर्ड तो दे दिया, उसको बना तो दिया आपने उसको मंत्री, फिर भी अनाप शनाप बकवास। और अब तो और एक आ गए उसके सामने, जो एक साथ मुसलमान को पाकिस्तान की औलाद बोलने लगे। अरे भाई, हम तो पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं और हमको फख्र है इस बात का कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत तुमको है। अडानी की कब्र पे वारिस पठान के दादा अब्बा नहीं गए थे, अडानी जी गए थे, अडवाणी जी गए थे। नवाज शरीफ क्या कौन गया था बिरयानी खाने, साड़ी लेके गए थे। मुझे बिरयानी खाना होगा तो मस्त मिलती है हैदराबादी बिरयानी, यहाँ भी नाके पे देख के आया। मुगलाई बिरयानी भी कुछ जगह मिलती है, वो भी खा लूंगा जगह। हम नहीं गए, मगर हमको हर तरह से परेशान किया जा रहा है, मगर हमारी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अगर वाहिद कोई एक शख्स पूरे भारत देश में है जो हमारे आप की हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे आप को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास करने की बात कर रहा है, संविधान को संभालने की बात कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहा है, तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर शोबे पे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ गया, असद साहब बोले। बाबरी का मुद्दा आ गया, हमारी बाबरी मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया, असद साहब उसके ऊपर बोले। दादरी के अंदर जब किसी मुसलमान को, बेगुनाह को सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर मॉब लिंचिंग करके मार दिया, असद ओवैसी साहब बोले। वकफ का जो काला कानून लाया बीजेपी ने, ये वकफ अल्लाह की अमानत है, हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से दिए हम, इस पे हमारा यतीमों का, बेवाओं का अधिकार है। जब बीजेपी की नजर आ गई हमारी मस्जिदों पे, मदारिसों पे, हमारी खानकाहों पे छीनने की बात की,
एक काला कानून बनाया। जब यह काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ, उस वक्त भी ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो मौजूद है, आज आपके बीच में आ रहे हैं ना वोट मांगने, इनके भी नुमाइंदे मौजूद थे, वहां पर सब मौजूद थे। जब हमारी खानकाहों को छीनने की बात हो रही थी, खानकाहों को छीनने के लिए जो काला कानून बनाया गया था, मगर उस वक्त भी उस काले कानून को सदन में खड़े रहकर सबके सामने तार तार करके फाड़